Good morning, student. Welcome to class 12th. Today I am going to teach you principles of management. Fifth principle. Earlier we discussed four principle. Fifth principle is unity of direction. First of all, what is meaning of unity of direction? Unity means one. Direction means path or way. अब इसका मीनिंग क्या पहले अपन समझते हैं कि एक ही डायरेक्शन में सबको जाना है. It implies that there should be one head and one plan for group of activities having same objectives. प्रिंसिपल क्या बोलता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ग्रुप एक ही प्लान पर काम करेगा, ठीक है, जिसका एक ही हेड होगा. एक ग्रुप एक ही प्लान पर काम करेगा जिसका एक हेड होगा. व्हाट्स इज मीनिंग? ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या यूनिट्स की जगह मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग यूनिट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, जो कि मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होगा. जैसे समझो कोई बाइक मैन्युफैक्चरिंग कोई टू व्हीलर कंपनी है, ठीक है, तो उसमें जो परचेज डिपार्टमेंट होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, जो आईटी डिपार्टमेंट होगा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उनका एक तरह से ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल तरह से एक तरह से क्या करना है, फुलफिल करना है, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. It supports the organizational structure. It supports the organizational structure means कि it depends upon the organization. It depends upon the organization means कि organization के ऊपर depend होता है कि organization किस scale की है, किस size की है. जैसे यहाँ पे sectors की बात होती है. जैसे अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे. अगर कोई छोटी सी कंपनी है तो उसमें कम कम डिपार्टमेंट बनेंगे, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, विच मस्ट बी सेम थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स. अगर ग्रुप ऑफ पीपल भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी काम वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो उनका ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. अगेन थ्रू प्रिंसिपल एग्जांपल, इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स एज वेल एज कार्स, कोई भी कंपनी है, ठीक है, अगर वो बाइक भी मैन्युफैक्चर कर रही है, कार भी मैन्युफैक्चर कर रही है, then it should have two separate divisions. उनके divisions separate होना चाहिए. अब I mean to say that divisions की मतलब क्या हो गया, जैसे समझो कोई भी XYZ कंपनी है, वहां पे बाइक्स भी बना रही है और कार्स भी बना रही है, तो उसका प्रोडक्शन अलग होना चाहिए, उसके मार्केटिंग अलग होना चाहिए, उसका परचेसिंग अलग होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अलग होना चाहिए. सेम कार्स का अलग होना चाहिए, प्रोडक्शन अलग होना चाहिए, मार्केटिंग अलग होना चाहिए, परचेसिंग अलग होना चाहिए और क्वालिटी अलग होनी चाहिए. Two separate divisions for both of them. Each division should have its own in charge plans and resources. हर डिवीजन का प्लान अलग होना चाहिए, उसके रिसोर्सेस सेपरेट होना चाहिए, उसका प्लान एक ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बाइक का प्लान है, बाइक के कुछ रिसोर्सेस है वो कार्स में मर्ज हो रहे हैं, या कार्स के कुछ रिसोर्सेस है वो बाइक्स में मर्ज हो रहे हैं. इट इज नॉट पॉसिबल. So there should be one head and one plan for group of activities within the organization having same objectives. Objectives सबका सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आई एम वर्किंग इन ए कंपनी और मेरा ऑब्जेक्टिव तो कुछ डिफरेंट है, नहीं मेरे को नहीं, बट अपने को ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने जो सारे ग्रुप ऑफ जो पीपल दे आर वर्किंग, तो ऑब्जेक्टिव उनके सेम डायरेक्शन में लाइक करना चाहिए. तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको मेनली क्या लिखना, वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स, आपको ये लिखना है. आपको फिर एक एग्जाम्पल भी वहां पे एक तरह से लिखना होगा, ठीक है. इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, जैसे फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि गोल करना है. अब देयर आर 11, ठीक है, 11 प्लेयर होते हैं उसके अंदर, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को पास देते हैं, तो क्या कर रहे, ग्रुपिंग कर रहे, कोऑर्डिनेशन कर रहे, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे. सिंक्रोनाइजेशन है एक दूसरे की मदद करे. क्यों? क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है. सेम डायरेक्शन है कि करना सबको क्या है, हमको जो गोल पोस्ट में हमको गोल करना है वहां पे जाके. तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, या तो इस एग्जाम्पल से याद रखना, ठीक है, इनका इंटरफेरेंस और इसका इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल से हमको याद रहेगा, वन हेड एंड वन प्लान. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल क्या है पहले समझो. सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कनेक्ट होना या एक दूसरे के अंदर मर्ज होना, ठीक है. सबऑर्डिनेशन का मतलब द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन एनी इंडिविजुअल. कोई भी इंडिविजुअल है,
ठीक है, उसका एक तरह से मेन बेसिक एम क्या होता है कि मैं सैलरी कमाऊँ, ठीक है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, फिर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न सैलरी, ठीक है। तो मैं सैलरी कर रहा हूँ, सैलरी कमा रहा हूँ, कंपनी मेरे को उसके पैसे दे रही है, बट इसके ऊपर भी एक जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मैंने बोल जैसे कंपनी का कोई गोल है, तो मेरा गोल जो होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। आई मीन टू से दैट, नीचे का मतलब क्या हो रहा है कि सुपरसीड करना चाहिए, कि फर्स्ट मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा, उसके बाद मैं पर्सनली मेरे लिए काम करूंगा। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ अपने लिए, अपने जब जो शिफ्टिंग आवर्स है मैं उसमें टाइम बस अपने 8 आवर्स करके जा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ हो जाए, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन, एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, सैलरी अर्न करना है, ठीक है। द कंपनी हैज गॉट इट ओन ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमने बोला है कि इस साल हमको इतना जनरेट करना है, तो एम्प्लॉयज को भी अपना इंटरेस्ट छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ एक तरह का क्या करना है, सबऑर्डिनेशन करना है, यानी कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर हैज द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मोर सैलरी, ठीक है, कोई भी मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव कि मेरे को सैलरी कमाना है, डेफिनेटली होता है ऑब्जेक्टिव, एंड कंपनी इज गोइंग थ्रू द सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। समझो कोई रिसेशन का टाइम है, कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, ज्यादा अपनी सेल नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं निकल पा रहा है मार्केट से, एंड वांट्स टू कट डाउन एक्सपेंसेस। कंपनी चाह रही है कि हम कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर दे, कुछ एक्सपेंसेस कम कर दे। दिस सिचुएशन द मैनेजर मस्ट सरेंडर और सेक्रीफाइस इंटरेस्ट। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसने कंपनी को बोलना, यस सर, इन दिट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, आप हमारी सैलरी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, हमको उनके साथ में खड़ा होना है। मैनेजर कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव व्हेन कंपनी रिकवर्स फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। ये बाद में भी हो सकता है, इफ जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक हो गए, उसके बाद मैनेजर जो है, ठीक है, वो डिमांड कर सकता है, सर मेरे को अब इतनी सैलरी की रिक्वायरमेंट है, तो ऑलवेज देयर इज सबऑर्डिनेशन, ऑलवेज देयर इज सुपरसीड। बुक्स में वर्ड है सुपरसीड, सुपरसीड है इसके ऊपर, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वो चीज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पे फॉर हिज सर्विसेज। पे फॉर हिज सर्विसेज का मतलब पर्सन ने जितना काम किया है उसको उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। पे फॉर हिज सर्विसेज मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन बोलते हैं हम ज्यादातर, तो वहां पे बोलते हैं पे फॉर हिज सर्विसेज, उसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। It states that the overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. ओवरऑल पे यानी जितने भी आपको पे मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कंपनसेशन मिल रहा है, शुड बी फेयर, यानी इक्वल होना चाहिए, कि जो पर्सन जिस लेवल का पर्सन है उसको उतनी सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। कंपनी की पेइंग कैपेसिटी उतनी है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है और कंपनी उसको ज्यादा दे रही है तो उसको लग रहा है ये अपने लिए एक तरह से लायबिलिटी नहीं हो जाए, ज्यादा रहे तो। मैनेजर कम काम कर रहा है, उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि काम बहुत ज्यादा कर रहा है पर्सन और उसको पैसा कम मिल रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, फेयर यानी अकॉर्डिंग टू रेम्यूनरेशन, अकॉर्डिंग टू लेबर लॉस, जो भी पेड होते, जो फिक्स होते, तो उसके हिसाब से मिलना चाहिए उसको। विच शुड गिव देम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी उसको लाइफ में जितना पैसा जीने के लिए चाहिए उतना होना चाहिए, जस्ट इट्स अ इक्विटेबल। तो रेम्यूनरेशन का मतलब याद कैसे रहेंगे, पे फॉर हिज सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है, हर साल इसमें केस स्टडी आती है, तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो टुडे वी आर डिस्कस्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है। जैसे अपन एक सिंपल कंक्लूड करता हूँ लेक्चर को, जैसे अपन कोई मूवी बना रहे तो उसमें एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, उनको ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमको अच्छी मूवी बनानी है, तो वो एक क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सारे लोग क्या करें, ग्रुपिंग में काम करे, तो उनको ऑब्जेक्टिव का है एक तरह से अच्छी मूवी बनानी है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। फुटबॉल या हॉकी का एग्जांपल ले सकते हो। सेकंड, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आप कैसे याद रखोगे इसके अंदर, कि कोई भी क्राइसिस सिचुएशन थी, तो कंपनी के पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उस टाइम पे ठीक है कंपनी ने बोला थोड़ा सा कि हम आपकी सैलरी डिडक्ट करेंगे, या ऑफ कोर्स सर, तो अपना आपको एक सैक्रिफाइस करना है थोड़ा टाइम के लिए, तो ये आपको वहां से याद रखना है। और सुपरसीड होना चाहिए कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, कि यार ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, मैं उसके लिए काम करने आया हूँ। नेक्स्ट थिंग, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, की पे फॉर हिज सर्विसेज, की अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में को इतनी सैलरी मिलना चाहिए। आई होप यू understand each and everything. That's all for today.